हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि से जुड़े हुए 3 कानून जिसे सरकार ने सितंबर 2020 में लागू कर दिया, जिस पे पूरे देश में शोर शराबा हो हंगामा मचा हुआ है। तमाम तरह के पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और तमाम आप टीवी और न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे। उसी से जुड़ी हुई मैं बात करने वाला हूं आपसे कि आखिर जो कृषि किसान बिल लाया गया है, जो 3 बिल लाए गए हैं, उनकी क्या एक्चुअल में सच्चाई है और क्या जो सरकार कह रही है या जो विपक्षी दल कह रहे हैं या जो किसान संगठन कह रहे हैं उसमें एक्चुअल में क्या सच्चाई है और आखिर सरकार की आखिर मंशा क्या है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इस देश में जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें 65% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पे आधारित है, लेकिन उस देश में कृषि से जुड़ा हुआ अगर एक कानून आया है तो उस कानून में आखिर खामियां क्या हैं या उस कानून के जो लाभ क्या हैं। आखिर ऐसा क्या उस कानून में है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जो किसानों के हितों की बात तो सरकारें करती रहीं, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने किसानों को जो बातें की और जिस तरीके से उन्होंने किसानों को सांत्वना दी, तमाम तरह के प्रयास किए गए, तमाम तरह की सब्सिडी लाई गई, लेकिन आज भी किसान जस का तस पड़ा हुआ है। आज भी किसान आत्महत्याएं करता है, तमाम तरह के उनके ज़मीनें बेची जाती हैं। एक बच्ची की शादी करनी होती है तो उसके लिए उनको ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, आखिर उसका सलूशन क्या है। आखिर सरकार ने जो बिल लाए हैं क्या उससे पूरी तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा, या अभी तक जो सरकारें कहती रही हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आज जैसे पिछली सरकारों ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उससे भी किसानों के हितों की मतलब किसानों की जो दशा है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जो भी 3 कानून लेकर आए हैं, क्या उससे किसानों के जो हालात हैं उसमें सुधार होगा या नहीं होगा, या आखिर सरकार की मंशा क्या है। आखिर जो चीज़ें हो रही हैं, जो 3 बिल लाए गए हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, या सरकार की अगर जो इन बिल को लाने के पीछे जो मकसद है, क्या वो सच में सरकार की वही मंशा है या कुछ और है। जैसा कि किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इससे उद्योगपतियों और बड़े बड़े घरानों को ही फायदा होगा। क्या इससे किसान जो हैं उनकी हालत और बद से बदतर हो जाएगी, या किसानों के लिए एक तरीके का अलग तरीके का अलग दुनिया में जीने का, या अगर हम कहें तो उनको भी, किसानों को भी लेके वो हम कह पाएंगे कि कल को, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो कल को किसान भी टैक्स पेयर बन सकता है। जैसा कि और आपके कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उसमें एक 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी जो है और उसके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फिर भी वो टैक्स पे करता है। तो क्या हमारे किसानों के पास इतनी सारी संपत्ति है? एक तरह से कहें तो संपत्ति मैं नहीं कह सकता, उसको इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ। जैसे जो उनका अगर खेत है तो वो करोड़ों करोड़ों के खेत है, उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक तरह से। अगर एज अ मतलब कॉरपोरेट सेक्टर देखें तो जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे अगर एक 100 करोड़ की कंपनी है तो वो इन्वेस्ट करती है, तो उसका वो हर साल कितना उससे उससे जो आउटपुट उसका निकलता है, जो भी प्रॉफिट होता है, और उससे वो टैक्स देती है। उसी तरह से किसान भी जो है करोड़ों करोड़ों की इसकी प्रॉपर्टी लगी हुई है। हेक्टेयर में उसके 100 हेक्टेयर, एकड़ में अगर बात करें तो 100 एकड़ जो ज़मीनें हैं जिनके करोड़ों दाम है, करोड़ों रुपयों में दाम है, फिर भी किसान को एक बच्ची की शादी करने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ जाती है। लेकिन जो सरकार ने उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 3 बिल लाए हैं, जो सरकार जो है कृषि को, एग्रीकल्चर को भी एक तीसरा कॉरपोरेट के तौर पे दिखाना चाहती है। किसान, जैसा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि आगे चलकर जो किसान होगा वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और पूरी तरह से किसान जो है उसे किसी भी प्रकार के, अगर हम यूं कहें कि किसान को किसी प्रकार के लोन लेने की जो जरूरत नहीं होगी, किसान खुद स्वावलंबी हो जाएगा, किसानों की आय जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी। तो क्या ये फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है, या सरकार जो है उसकी मंशा कुछ और है। जैसा कि विपक्षी पार्टियां और जो किसान यूनियन संगठन हैं वो कह रहे हैं कि भाई इन 3 कानूनों से किसानों की जो दशा है वो बिल्कुल अंग्रेजों के समय पे जो लोगों की दशा थी उस तरीके की हो जाएगी। तो हम आज उन्हीं तीनों कानूनों के बारे में बात करेंगे। जो 3 कानून हमारे हैं
वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो बिल है आपका, वो जो सबसे पहला हमारा जो कानून है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस तरह से अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो किसी उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। तो जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा है कि संवर्धन एंड सरलीकरण, और इसका जो है कृषि उत्पाद व्यापार यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट मीन जो फार्मर प्रोड्यूस होगा, मतलब दैट मीन कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसका ट्रेडिंग एवं कॉमर्शियलाइज किया जाएगा, यानी कि उसको ट्रेड किया जाएगा, यानी कि उसको हमारे अगर किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे स्थान पे बेचा जाता है या उसमें जो भी चीज़ें उसको किसी माध्यम से एक आदमी से, जैसे कि अगर एक जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे कंज्यूमर तक उसको बेचा जाता है तो उसको ट्रेड कहते हैं, और जो उसमें लेन देन होता है उसको कॉमर्स कहते हैं। इसी को संवर्धन एवं सरलीकरण यानी इसको सरल करने के लिए सरकार ने एक विधेयक लाया है 2020 जो सितंबर में लागू हो गया। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं? जैसा कि इस विधेयक में सबसे पहला एक चीज है कि जो किसान हैं वो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इससे बाहर बेच पाएंगे। यानी कि एपीएमसी जो मंडियां हैं, एपीएमसी मंडी कहें या सब्जी मंडी कहें या जो अनाज गेहूं और इन सब चीज़ों के लिए जो समितियां बनाई गई हैं, जैसा कि पंजाब और हरियाणा में इसको मंडियों के नाम से जाना जाता है, तो उनसे बाहर बेचने की छूट होगी किसानों की। जैसा कि इसमें इंट्रा स्टेट व्यापार किया जा सकता है, यानी कि जो किसान होगा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा एपीएमसी क्या है। एपीएमसी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जिसके तहत मंडियां होती हैं। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में इस तरह की बहुत सारी मंडियां हैं जो एक लोकल लेवल पे एक मंडी होती है जिसमें किसान अपने प्रोडक्ट को, यानी कि गेहूं चावल तो नहीं कह सकते, गेहूं धान और भी मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको ले जाता है और डायरेक्टली उसको जाके वहाँ पे बोली लगती है और उसको बेचता है। उसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं और उसके फायदे और कुछ कमियां हैं, और उनको लेके भी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन उसी को हटाने के लिए सरकार ने एक तीसरा मतलब एक कानून लेके आया है जिसमें आप उस एपीएमसी जो मंडी है उससे बाहर बेच पाएंगे, और उसमें आप एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट की मंडी में बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच पाएंगे। जबकि पहले बिल में जो था वो ऐसा नहीं था, आप उस लोकल लेवल पे जो मंडी है उसी में आपको बेचना होता था। लेकिन सरकार ने अभी इस कानून के तहत किसानों को ये छूट दे दी है कि आप अगर चाहें तो अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यानी मैं बार बार प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है कि अभी तक आज तक किसानों के जो अनाज होता है, चावल होता है, उसको केवल और केवल इस तरीके से देखा जाता है कि वो हमारे रेगुलर यूजेज के लिए हैं। लेकिन मैं प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार भी उसको एज अ प्रोडक्ट ही देख रही है, इसीलिए मैं भी उसको प्रोडक्ट के तौर पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो इसको किसी भी प्रोडक्ट को जब तक उसका प्रमोशन ना किया जाए तब तक वो एक तरह का प्रोडक्ट नहीं होती, उसको प्रोडक्ट के तौर पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो इसको किसी भी प्रोडक्ट को जब तक उसका प्रमोशन ना किया जाए तब तक वो एक तरह का प्रोडक्ट नहीं होता। आपको ये बता दूं एपीएमसी मंडियों में किस तरीके से किसान अपनी ले जाके प्रोडक्ट को बेचता था, यानी कि अनाज को बेचता था। वहाँ सबसे पहले क्या करता था, किसान अपने खेत से अनाज को काटता था, उसको बोरियों में भरता था, उसको उन मंडियों में ले जाता था, और जहाँ पे बड़े मंडियों में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं और बहुत सारे जो बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं। जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे आपको जो लोकल लेवल पे उस मंडियों में जो बिचौलिए होते हैं वही क्या करते हैं कि जो वहाँ पे खरीदार होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराते हैं।
उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद वो एक बोली लगाते हैं। जैसे 10 लोग हो गए, आप मंडी में ले गए सामान को, अपने अनाज को, वहाँ 10 लोग आएंगे और उसकी एक बोली लगाएंगे। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो उस अनाज को खरीद लेगा। तो उसमें क्या होता था कि इसका फायदा उठाने के लिए जो बिचौलिए होते थे वो 10 तरीके के जो भी वहाँ पे लोकल लेवल पे व्यापारी, साहूकार या जो भी ट्रेडर होते थे उनको सेट कर लेते थे। और उसके बाद क्या होता था कि वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे वो लोग उसकी बोली जो है बहुत ही नॉर्मल प्राइस से लेके जाते थे और बोल देते थे कि उसमें कोई क्वालिटी का इशू दिखा देते थे, कहते थे कि उसमें कुछ खराबी है, और खरीदते ही नहीं थे। फिर किसान जो है मजबूरी में आ करके, या तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो वो कम रेट पे बेचते या वो घर लेके चला जाए। अगर वो घर लेके जाता है तो जिस अनाज की कीमत उसकी 100 रुपये है, जब वो वहाँ लेके आया तो एक पैसा तो उसने खर्च कर दिया उसको लेके आने में। अब फिर वो घर लेकर के जाएगा, फिर वहाँ रखेगा, तो फिर उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जो अनाज है वो अपने खाने भर का और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए तो उसने ऑलरेडी रख लिया है। अब फिर वो घर पे ले जा कर के स्टोर करे, फिर उसको कुछ दिनों के बाद बेचे, और फिर उसकी क्या होती है कि चीज़ें इस तरीके की होती हैं, जैसे अगली फसल बुआई के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अनाज को वहीं पे बेच दे। इसका ही फायदा वहाँ पे जो लोकल लेवल पे बिचौलिए होते हैं, जो भी आढ़तिये होते हैं, वो उठाते हैं। और वो आढ़तिये कौन से होते हैं? उन्हीं लोगों के बीच से बने हुए लोकल लेवल पे लोग होते हैं, जो बहुत ही एक तरह से कहें तो ऑर्गेनाइज लेवल पे एक तरह का स्कैम करते हैं। अगर मैं बात करूं तो वो स्कैम इस तरीके का होता है कि उसके प्रोडक्ट को, जो भी किसान है उसके अनाज को बोल दो कि इसकी क्वालिटी इशू है या किसी तरह के इसमें प्रॉब्लम है, और उसको नहीं खरीदते हैं। जब वो मजबूरी में आकर के उनसे कहता है कि मेरा आप बिकवा दो, तो फिर क्या करते हैं कि वही आढ़तिये जो होते हैं उसको कम प्राइस पे खरीद लेते हैं, और फिर वही आढ़तिये जो होते हैं वो अलग ट्रेडर जो होते हैं उनको बेच देते हैं बड़े दामों पे। किसान की अगर कीमत 10 रुपये किलो की है गेहूं की, तो उसको वो 5 रुपये में, 7 रुपये में, 8 रुपये में खरीद लेते हैं, और फिर वही 10 रुपये में उनको बेच देते हैं। तो किसान जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने अनाज को पैदा करने के लिए इतने सारे खेतों में सिंचाई करता है, बीज डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, उसको सफाई करता है, कटाई करता है, उसके बाद उसको ले जाके मंडियों में बेचता है, उसके बाद भी उसे 5 से 7 रुपये मिलते हैं। और वो जो ट्रेडर होता है या बिचौलिया होता है वो 7 रुपये में खरीद के और 3 रुपये में उसको प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस मंडियों से, इन मंडियों से बाहर बेचने के लिए कानून लेके आया कि किसान जो है इसके बाहर भी ले जा करके बेच सकता है। दूसरी चीज़, मैं अब आ जाता हूँ आपके ये जो आंदोलन हो रहे हैं उन पे। इस आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे किसान भी हैं और बहुत सारे ऐसे बिचौलिए, ऐसे संगठन भी हैं जो आज तक इन एपीएमसी मंडियों का फ़ायदा उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल ये किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है, यह उन बिचौलियों का प्रोटेस्ट है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान भी हैं और बहुत सारे बिचौलिए लोग भी हैं। और ये बिचौलिए कौन से लोग होते हैं? ये बिचौलिए वही होते हैं जो बड़े बड़े किसान वहाँ के होते हैं, जो जिनकी हज़ारों एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ जो खेती होती है, वही वहाँ पे पैसे वाले होते हैं और वो बिचौलिए बन जाते हैं, जिनका 2.5% किसान से कमीशन होता है और 2.5% सरकार के साइड से कमीशन होता है। 5% उनको कमीशन मिलता है। तो उनको ये लग रहा है कि कल को जब ये किसान डायरेक्टली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने लग जाएंगे, जब किसान को लगेगा कि इस मंडी में मेरा अगर कोई चीज़, किसी भी अनाज, अगर गेहूं का मूल्य मान लीजिए 25 रुपये है, अगर उनके लोकल लेवल पे जो एपीएमसी है, और उनको लगता है कि हमारा जाके, अगर वो मान लीजिए कि पंजाब का किसान है, 25 रुपये केजी गेहूं अगर उसका बिक रहा है पंजाब में, और उसी को अगर केरल या उड़ीसा या किसी और स्टेट में वो 30 रुपये का बिक रहा है, तो वो किसान वहाँ पंजाब से बैठा हुआ किसान अपने अनाज को ले जा करके केरल में बेच सकता है। तो फिर इन जो आढ़तिये हैं इनको लग रहा है कि उससे ये एपीएमसी जो मंडियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि किसान जो है डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह पे बेच पाएगा। और दूसरी चीज़ अभी मैं आगे बताऊंगा कि आखिर इसको लेकर के किस तरीके की बातें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि एमएसपी खत्म होने का डर।
जो किसान संगठन बार बार दिखा रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो आखिर एमएसपी क्या है? एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे क्या होता है कि सरकार जो है एक प्राइस निर्धारित कर देती है कि इस प्राइस के नीचे जो भी अनाज है वो नहीं बिकेगा, लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फायदा है ये आड़तीये उठाते हैं। वो भी किस तरीके से? जब किसान लेकर जाता है बेचने के लिए तो किसान को बोल दिया जाता है कि आपका जो अनाज है उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का जो एपीएमसी ने एक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, उस तरीके का आपका अनाज नहीं है, इसलिए हम इसके थ्रू नहीं खरीद सकते। फिर वो किसान जो है हाथ पैर जोड़ता है कि भैया मेरा खरीद लो खरीद लो। फिर वो क्या करते हैं कि कम रेट पे खरीदते हैं और फिर उसी गेहूं को उसी एमएसपी पे ये बेच देते हैं। जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको कोई फायदा नहीं मिल पाता है। छोटा किसान को अगर 4 बोरी अपना गेहूं या 4 कुंटल गेहूं बेचना है तो उन मंडियों में लेके तो जाता है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता है। तो फिर उनकी मजबूरी होती है कि उन्हीं आड़तियों को, उन्हीं बिचौलियों को उसे बेचना पड़ता है। फिर उस एमएसपी का फायदा जो है वो आड़तिये उठा लेते हैं, उस किसान को नहीं मिलता। इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करने के लिए सरकार ने इस तरीके की एक नया बिल लेके आई और नया एक कानून बनाया जिसमें क्या है कि सरकार ने ये कहा है कि आपकी एमएसपी भी रहेगी, एपीएमसी मंडियां भी रहेंगी, लेकिन आप ले जा करके अपने अनाज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं, या आपके जो लोकल लेवल पे मंडी है वहां ना बेच करके आप अपने ही स्टेट में किसी और मंडी में बेच सकते हैं। इस तरह की छूट सरकार ने दिया है। तो अब हम दूसरे बिल के बारे में बात करेंगे। जो दूसरा बिल है वो इस प्रकार है, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2000। यानी कि जब किसान अपना अनाज बोता है तो उस टाइम पे उसे नहीं पता होता है कि जो मैं फसल लगा रहा हूँ उसकी क्या लागत आएगी और किस रेट पे बिकेगा। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, जनरल सी बात है कि जब किसान आलू बोता है उस टाइम पे, बोते टाइम पे आलू के बीज के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस समय जब मार्केट में आलू नहीं होता है तो आलू के रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब किसान अपनी फसल लगाता है और जब आलू पैदा होता है तो उस समय चारों तरफ आलू ही आलू पैदा हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये किलो बिकने लगता है। और जब एक टाइम ऐसा आता है कि 40-40 रुपये किलो का आलू बिकने लगता है। किसान क्या करता है कि आलू तो बोता है और जब जब उसको कटाई करता है या उसकी मतलब बोने के बाद जब उसको निकालता है आलू को, और फिर जब मार्केट में जाता है बेचने तो उसको मिलते हैं 5-7 रुपये केजी के हिसाब से। जब वो 5-7 रुपये में बेच देता है फिर उसको क्या किया जाता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं और पूरे सालों साल बेचते हैं। तो वो 10 रुपये या 7 रुपये का खरीदते हैं और उसको 40 रुपये, 50 रुपये केजी तक बेचते हैं। जिससे अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि 7 रुपये का आलू किसान ने अपना बेचा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका खेत है, उसका सिंचाई है, उसके बीज हैं, उसका पेस्टिसाइड है और निराई गुड़ाई कटाई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इतना सब कुछ करने के बाद और 6 महीने की फसल लगाने के बाद उसे 7 रुपये केजी की मिलता है। जब वो उस प्रोडक्ट को बेच देता है यानी आलू को मार्केट में बेच देता है, फिर उसी को कोई ट्रेडर जो होता है स्टोर करके उसको 40 रुपये केजी का बेचता है। तो अगर हम बात करें कि किसान अगर उसको स्टोर करना चाहे तो बहुत सारे स्टोरेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे किसान का अगर 2 बोरी आलू है तो उसको वो कैसे स्टोर कर पाएगा, या 4 बोरी आलू है तो उसको कैसे स्टोर कर पाएगा। उस 4 बोरी आलू को वो वेयर हाउस तक ले जाएगा, उसको स्टोर करेगा, तो वो यहाँ से उसके खेत से वेयर हाउस ले जाने का जो खर्च होगा वो 4 बोरी आलू के दाम के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये संभव नहीं है। लेकिन इसमें सरकार ने जो दूसरा बिल लाया है उसमें है आपका द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। यानी कि इसमें प्राइस जो है वो एश्योरेंस कर दिया जाएगा। यानी कि जो किसान है वो अपना किसी फैक्ट्री ट्रेडर्स के साथ अपना पहले ही जब बुआई करने जाएगा उसी टाइम पे वो फिक्स कर लेगा कि मैं अगर ये आपको आलू बेचूंगा अगर या गेहूं बेचूंगा तो आपको 25 रुपये केजी का बेचूंगा। चाहे उस टाइम पे अगर जब वो कटाई करेगा, यानी कि गेहूं की जब कटाई होगी, जब बेचने हो जाएगा तो लोकल मार्केट में या एपीएमसी की हम बात करें तो उस टाइम पे अगर मार्केट में, ओपन मार्केट में अगर हम बात करें तो आपका अगर 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो या 10 रुपये या 15 रुपये जो भी रेट हो
ओपन मार्केट में अगर अनाज की कीमत है और उसने 20 रुपए का एग्रीमेंट उसके साथ किया हुआ है, तो उस कंपनी को 20 रुपए में उसे खरीदना पड़ेगा। इसका फायदा इस लेवल पे है। यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज लोगों को आज लग रही है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा कि देखिए, जब एक किसान है, अगर वहाँ पे आलू बोया जा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो एक अगर फैक्ट्री वहाँ पे आपकी मान लीजिए कि पार्ले जी की लगी हुई है बिस्किट की, तो उसे बहुत सारे गेहूं खरीदने की ज़रूरत होती है। वो क्या करती है कि अगर एक इलाहाबाद में अगर बात करें, प्रयागराज में अगर पार्ले जी की फैक्ट्री लगी है जो बिस्किट बनाती है, तो उसे बहुत सारे व्हीट यानी कि गेहूं की जरूरत होती है। तो वो क्या करती है, वहाँ के लोकल किसानों से तो खरीदती है, लेकिन वहाँ के लोकल किसान है, मान लीजिए कि एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के लोकल किसान है वो किसी और चीज़ की ही खेती कर रहे हैं, जैसे वो सरसों बो रहे हैं या गन्ना बो रहे हैं या किसी और प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वहाँ पे कुछ किसान गेहूँ बो रहे हैं, कुछ कुछ और प्रोडक्ट बो रहे हैं या कुछ और प्रोडक्ट बो रहे हैं, और या वो इस तरह का गेहूं बो रहे हैं जो जिस क्वांटिटी में या जिस मान लीजिए कि जिस क्वालिटी का गेहूं उस फैक्ट्री को जरूरत है उस तरह का प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उस कंपनी को अपने लोकल किसान से न खरीद करके उसे किसी और स्टेट या किसी और उसी विद इन स्टेट किसी और किसानों से या किसी और मंडी से उसे खरीदना पड़ता है। तो वो जब इस बिल के आ जाने के बाद ये होगा कि वो उन किसानों से उन अगल बगल के किसानों से अपना एक तरह का एग्रीमेंट कर लेगा कि भैया आप अपना गेहूं बोइए और उसको हम खरीदेंगे इस रेट पे। तो वहाँ के जो भी किसान है जो कल को आपका आलू बो रहा था, गन्ना बो रहा था या जो भी मान लीजिए सरसों बो रहा था, वो सारे के सारे किसान वहाँ पे गेहूं बोएंगे। सारे के सारे किसान जब गेहूं बोएंगे और एक उन्नत किस्म की गेहूं बोएंगे, एक अलग मान लीजिए कि जब पूरा का पूरा गांव ही या पूरा का पूरा जिला ही जब गेहूं की खेती करेगा, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ की सॉइल टेस्टिंग वो करा पाएंगे, सारे के सारे किसान मिल करके इस तरह की चीज़ें कंडक्ट करा पाएंगे, और वहाँ पे किसी भी कंपनी जो इन्वॉल्व होगी वो भी किसी तरह न किसी तरह से अपने जो भी मान लीजिए इनोवेटिव आइडियाज हैं या साइंटिस्ट हैं, जो भी मान लीजिए कि खेती उच्च गुणवत्ता के मान लीजिए जो अनाज पैदा करने के लिए जो किस्म बीज होते हैं वो प्रोवाइड करा सकती है। इससे इस तरीके की चीज़ें होंगी। इसमें क्या होगा कि वो अनाज जब वो पैदा होगा वहाँ पे सारे के सारे किसान जब अनाज ही पैदा करेंगे, गेहूं ही पैदा करेंगे, तो उन किसानों के पास एक मान लीजिए पहले से एक तो एग्रीमेंट है जहाँ पे वो अलग अलग तरीके की फसल बोते थे, तो उसको बेचने के लिए भी उनको अलग अलग तरीके से मान लीजिए कि मार्केट में जाना होता था, या नहीं वो बेच पाते थे, या किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती थी, या मान लीजिए कि ओला पड़ गया या किसी तरह का मान लीजिए कि अलग तरीके की चीज़ हो गई, तो उससे उन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी। आज ये होगा कि पूरा का पूरा जिला अगर गेहूं बो रहा है, वहाँ का लोकल किसान गेहूं बो रहा है और उसका रेट फिक्स है कि मेरा गेहूं जो है इस रेट पे बिकने वाला है, और वो अच्छा उत्पादन कर पाएगा, और उस गेहूं को जब वो बेचना चाहेगा तो कंपनी आएगी और अपना इस किसान का गेहूं लेके चली जाएगी, या किसान ले जा करके उसके फैक्ट्री में वो गेहूं दे देगा। तो एक तो ये बात हुई, इससे ये चीज़ें हो जाती हैं कि किसान जो है वहाँ के जो अलग अलग तरह की किस्म की खेती कर रहे थे वो सारे के सारे किसान एक तरह की किस्म के गेहूं, या जो भी मान लीजिए कि वहाँ पे अगर शुगर फैक्ट्री है तो वो गन्ने की खेती करेंगे, अगर वहाँ पे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री है तो वो सारे के सारे मस्टर्ड सीड्स लगाएंगे, सरसों की खेती करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है कि जिसको वो चने की मान लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर वो कंपनी काम करती है, तो वो वहाँ के किसानों को इंडोर्स करेगी, वहाँ के किसानों को चने बोने के लिए बोलेगी कि भाई आप चने बोइए और हम आपको बीज प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। मतलब ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपके जो किसान हैं और वहाँ की जो कंपनी है, उन कंपनियों के बीच एक तरह के पार्टनरशिप की तरह वहाँ पे खेती की जा सकती है। और तमाम तरह के जो इसी बिल को लेकर के बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको लेकर के भ्रम फैला रही हैं, जैसा कि हमारे मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उनको तो मैंने सुनते हुए देखा कि इससे क्या होगा कि इस तरह का एग्रीमेंट हो जाएगा और तुम्हारी ज़मीन जो है वो उस कंपनी के हाथ में चली जाएगी और उस एग्रीमेंट में तुम्हारा ज़मीन छिन जाएगा। तो मतलब इस तरीके से भी लोग भड़का रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा मतलब कि कुछ चीज़ें जो हैं आगे चल के कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करेंगे, लेकिन जब तक जो अभी तक का देखा जाए
तो जिस भी तरीके से किसान खेती कर रहे हैं उससे किसानों के जीवन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कृषि को भी मतलब एक इंडस्ट्री की तरह देश को अगर आगे बढ़ना है तो कृषि को भी मतलब एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री की तरह सोचना होगा और इंडस्ट्री की तरह ही काम करना होगा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में। दूसरी चीज है आपको जो ये किसान संगठन विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह जो कानून है, दूसरा कानून जो है, जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन है आपका प्राइस एश्योरेंस वाला, वो यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको माइंड में रखते हुए बनाया गया है। तो इस पे एक मेरी नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने एक बिहार में भाषण भी दिया था एक पॉलिटिकल रैली में, और यहाँ तक कि मैंने उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया। तो एक मैं उदाहरण देकर बताना चाहूँगा कि जैसे बिहार में एक मखाना होता है, सभी लोग जानते होंगे, जिसको लोटस सीड बोलें। लोटस यानी कि जो बीजेपी का आपका चुनाव चिन्ह है उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसी से आपका मखाना तैयार किया जाता है। या अगर हम बोलें इंग्लिश में तो उसको फॉक्स नट्स बोलते हैं मखाना को। ये फॉक्स नट्स जो है ये पूरी तरह से पेस्टिसाइड फ्री होता है। यानी कि पेस्टिसाइड फ्री का मतलब आजकल लोग आपका देखा होगा आप लोगों ने कि लोग जो है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं शहरों में, और लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। तो उसी तरह का आपका जो ये मखाना है वो पेस्टिसाइड फ्री है। दूसरी चीज़ है कि यह जो है ये फैटलेस है। सबसे बड़ी बात कि यह फैटलेस है। जो भी मान लीजिए कि जिम करने वाले लोग हैं या जो अपनी वजन घटाना चाहते हैं वो मखाना खा सकते हैं। और इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें एक्चुअली कैलोरी कम होती है। आपकी 300 से 350 कैलोरी, अगर 1 केजी मखाना अगर खा जाते हैं तो 300 से 350 कैलोरी ही केवल आप प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह फिटनेस कॉन्शियस जो लोग हैं वो भी मखाना खा सकते हैं। लेकिन क्या है कि यह मखाना जो है पूरे वर्ल्ड में जो भी है उसका 90% जो है हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी जो भी मखाना पैदा होता है उसका अगर हम बात करें तो 98% जो है भाग वो बिहार में पैदा होता है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर मखाना की कल को खेती करता है और मखाना को इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं या उद्योगपति हैं वो इसको एज अ प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में कल को मार्केटिंग करें, इसका प्रमोशन करें और इसको एज अ प्रोडक्ट के तौर पे पूरे वर्ल्ड में बेचें, तो कल को वहाँ के जो लोकल किसान है यानी कि जो खेती करने वाले लोग हैं जो बिहार के, उनकी स्थिति सुधर सकती है। वहाँ पे अभी अनऑर्गेनाइज तरीके से खेती की जाती है। पूरे वर्ल्ड में मखाना की बहुत सारी मांग है और आगे बहुत मांग बढ़ने वाली है, लेकिन अभी तक अनऑर्गेनाइज लेवल पे जो काम हो रहा है उसके वजह से वहाँ के किसानों की ना ही कोई जो एक्चुअल कीमत होती है वो मिलती है, ना ही वहाँ के किसानों की कोई स्थिति सुधर रही है। और इस खेती को करने के लिए अब जो नॉर्मल खेती होती है जैसे कि गेहूँ हुआ, चना हुआ, इस तरह की खेती से 5 गुना अगर मैं बात करूं तो 5 गुना मखाना की खेती करके फायदा कमाया जा सकता है। लेकिन वहाँ के किसानों को ये चीज़ पता भी नहीं है, और जिनको पता भी है तो वहाँ पे इस तरह का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है जिससे वहाँ के लोग खेती करें और उसको मार्केट में ले जाके आसानी से बेच सकें और वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती हैं चीज़ें। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रोडक्ट को प्रोडक्टाइज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, जिससे वहाँ के लोकल जो किसान हैं बिहार के उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, बिहार की इकोनॉमी में सुधार हो सकता है। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है, बाढ़ की समस्या होती है, और ये जो मखाना की खेती होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आप एक तरह से देखें तो जो नेचुरल डिजास्टर है वो एक तरह से नेचुरल बेनिफिट इनके लिए बन सकता है। उसका फ़ायदा उठा करके वो मखाने की खेती कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को मखाना की सप्लाई बिहार से हो सकती है और बिहार के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। कल को अगर मान लीजिए कि वहाँ पे एक कंपनी आती है, एक मान लीजिए FDI आता है, अगर मैं बात करूँ FDI आता है
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, या कोई कंपनी जैसे कि रामदेव हुए, या मान लीजिए रिलायंस हुई, या अडानी हुए, या टाटा हुई, कोई भी कंपनी है जो तमाम मसाले बेच रही हैं, तमाम आटा बेच रही हैं, तमाम सीड्स बेच रही हैं, वो कंपनी जा करके वहाँ के लोकल किसानों को ऑर्गेनाइज करती है और उनको बोलती है कि आप मखाने की खेती करिए, हम यहाँ उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे और आपसे खरीदेंगे, और उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको प्रोसेस करके और इंटरनेशनल लेवल की जो मांग है उसको पूरा किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में आपके कोरिया, जापान और रसिया और इंडिया के अलावा कहीं भी मखाने की खेती नहीं होती है, लेकिन आज उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। जो तीसरा बिल है वो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसमें इस तरह के प्रावधान हैं कि चावल है, प्याज है, आलू है, इसको आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया है, जिससे इस बिल के आने के बाद ये आवश्यक सूची से बाहर चले जाएंगे और केवल युद्ध की स्थिति में, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि एवं प्राकृतिक आपदा जैसे असाधारण परिस्थिति में ही इनको आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में डाला जाएगा। जिससे क्या होगा कि यानी कि जो आवश्यक वस्तुओं की सूची में जो भी प्रोडक्ट, यानी कि जो भी अनाज का सूची में नाम चले जाता है, उसका आप भंडारण नहीं कर सकते। एक लिमिट लेवल पे, जो सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट है, उसी लेवल पे आप भंडारण कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह का कानून तो नहीं लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कल को कोई भंडारण करने लगे अनाज का, गेहूं का, प्याज का, तो उससे क्या होगा कि एक बैक मार्केट से ये चीज़ें गायब हो जाएंगी और अनावश्यक रूप से इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। हमारी भी आशंका इसी तरह की है, और जहाँ तक कि सरकार की भी आशंका इस तरह की होगी कि अगर कल को भंडारण जो उद्योगपति हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कल को भंडारण करने लगती हैं, तो देश में एक तरह का अकाल की स्थिति हो सकती है। जैसे प्याज है, पूरे मार्केट से अगर मान लीजिए बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो पूरा का पूरा प्याज खरीद लें और एक जगह पे भंडारण कर दें, तो पूरे देश में जो है वो प्याज की कमी हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, उसी प्याज को मार्केट में उतार देंगे और जो 10 रुपये का खरीदा है वो 40 रुपये में बेचने लगेंगे। ये तो एक पक्ष की बात हुई, लेकिन दूसरा पक्ष भी इसका है। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे देश में स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। अनाज तो हमारे देश में बहुत सारा पैदा होता है, लेकिन उसका लगभग 30 से 40% जो अनाज है वो सड़ जाता है। यानी कि स्टोर सही तरीके से स्टोरेज सिस्टम न होने की वजह से वो अनाज जो है वो खाने लायक नहीं रहता। जिस टाइम पे अनाज की कटाई होती है, तो फिर उसको अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो वो खाने लायक नहीं बचता। तो 30 से 40% जो अनाज है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इस तरह का कानून लाया है कि आप स्टोर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो बाहर की विदेश की कंपनियां हैं, या एफडीआई है, या जो घरेलू कंपनियां हैं, वो इन अनाज को या इन चीज़ों को स्टोर कर पाएंगे, और जिससे मार्केट में जो है एक बैलेंस बना रहेगा। जो हमारा 30 से 40% जो स्टोरेज मतलब भंडारण है, जो बिना भंडारण के जो अनाज सड़ जाता है, जैसा कि आप लोगों ने तमाम फोटोज देखे होंगे। एफसीआई अभी तक हमारे देश में जो भंडारण की व्यवस्था है वो एफसीआई देखती है, लेकिन एफसीआई जो है उस लेवल पे कैपेबिलिटी उसकी नहीं है, या कैपेबल नहीं हो पाई है कि वो स्टोर कर सके। जब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो इसमें क्या होगा, एक तरह का अगर हम कहें तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से ये होता है कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा क्या होता है, कंज्यूमर का होता है। कंज्यूमर का यानी कि कस्टमर का होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कुछ कंपनियां आई थी जिससे क्या होता था कि जो हम मोबाइल पे बात करते थे तो 2-2, 3-3 रुपये लगता था मिनट का। कॉल इनकमिंग भी आती थी एक टाइम पे, तो उसमें पैसे लगते थे। अगर आप सोच के देखिए कि आज अगर केवल बीएसएनएल कंपनी ही इस मतलब पूरा हिंदुस्तान का दूरसंचारण देख रही होती, दूरसंचार विभाग देख रही होती, तो क्या मैं यहाँ बैठ के आज वीडियो बना रहा होता? क्या आप कल को ये वीडियो देख रहे होते अपने मोबाइल पे? पॉसिबल नहीं है। सबसे लास्ट में जो मेरी बात आती है, मेरी खुद की बात, जो मैं अपने मन की बात करता हूँ, जिसमें कल को मैं भी चाहता हूँ कि जो किसान है वो अपने अनाज को पूरे वर्ल्ड में बेच पाए। हमारे देश का किसान जो है वो केवल एक किसान बन के न रह जाए, वो भी एक कॉरपोरेट जैसी। कल को मैं भी चाहता हूँ कि जो किसान है
वो अपने अनाज को पूरे वर्ल्ड में बेच पाए। हमारे देश का किसान जो है वो केवल एक किसान बन के न रह जाए, वो भी एक कॉरपोरेट जैसी ज़िंदगी जी सके। कल को मैं चाहता हूँ कि हमारा देश का जो किसान है वो टैक्स पेयर बन सके। जो आज एमएसपी और तमाम तरह के लोन वेबर होते हैं उनके, वो कल को इस तरह की स्थिति वो हमेशा ना बनी रहे। जो अभी तक की चीज़ें चलती आ रही हैं उससे किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि कल को अगर ये सारे तीनों बिल लाए जाते हैं और उसका सही से अनुपालन होता है तो शायद इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इन बिल्स को जो सरकार ने लाया है उसको अनुपालन करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके आखिर क्या फैक्टर आते हैं, किस तरह की चीज़ें आती हैं, क्या सच में ये सुधार होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है, अगर एक समय के लिए मैं मान लेता हूँ कि कुछ सुधार नहीं होता है, तो कौन सा पिछले जो कानून है उनसे हमारे किसानों की इन 70 सालों में, अगर आज़ादी के 70 सालों में किसान अगर हमारा संवर्धित नहीं हुआ, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ कि कल को ये कानून हटा देने से उन किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। अगर ये कानून आए हैं और जिसमें दिख रहा है कि सरकार की मंशा है कि इन कानूनों के माध्यम से सरकार किसानों के हित कर सके, इनके हित साध सके, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए सरकार को कि सरकार अपने जो उसके मंसूबे हैं और जो भी उसके कार्य करने की क्षमता है और जिस तरीके की लोगों की सोच है उसको आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि हमारी जनसंख्या का 65% जो हिस्सा है वो आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जीता है। तो इसलिए इन कानूनों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, और किस तरह के इसके बेनिफिट्स होते हैं वो तो आगे ही पता चलेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि कल को अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर मान लीजिए कि 10 केजी गेहूं की ज़रूरत हो, तो वो किसी कंपनी के माध्यम से ना आकर के हमारे गांव का किसान जो है वो डायरेक्टली अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने अनाज को 10 केजी अगर उसे चावल बेचना है और अगर मुझे खरीदना है तो 10 केजी चावल में वो किसान डायरेक्टली अमेजन को दे और अमेजन ला करके मेरे घर पे पहुंचा दे। इस तरह का मैं देखना चाहता हूँ 2 से 3 सालों में। अगर ये तीनों कानून लेकर जो सरकार आई है इसका सही तरीके से अनुपालन होता है तो कल को आपको देखने को शायद मिल सकता है कि हमारे गांव का किसान जो है अपना जो अनाज है 10 केजी 20 केजी 40 केजी के पैकेट्स बना करके और वो बेच रहा है। और मैं ऐसा ही दिन देखना चाहता हूँ और सरकार की भी शायद मंशा यही है।